दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 19 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जो कि सीधे आपके फाइनल एग्जाम में 19 फरवरी के दिन पूछा जाएगा और जो कि सीधा वायरल है प्यारे बच्चों, देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, यदि आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना तो विषय कोड रहेगा 111 और सेकंड में पड़ेगा तो 211 रहेगा। और दोनों पालियों में प्यारे बच्चों जो है ना ये सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि सीधे वायरल है प्यारे बच्चों। और आपको पता है आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए बहुत ही जल्द भी वायरल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो सेट ए का हम लोग करेंगे आंसर की, लेकिन आपको जो है ना सेट ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट मिलता है ना, सभी सेट में सेम टू सेम ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए सब्जेक्टिव में ना टोटल आपको कितना प्रश्न दिया जाता है, 32 प्रश्न, जिसमें से आपको 16 प्रश्न ही बनाना होता है। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 112 मिलता है। और यहाँ पर देखिए 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। टोटल 80 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना हम लोग लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न जो है ना क्या पूछा, प्रश्न प्यारे बच्चों 1 नंबर की मेर्जनी कौन था। ठीक है, तो देखिए मेर्जनी क्या होगा, उत्तर इसका होगा इटली के एकीकरण में मेर्जनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेर्जनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण है। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना 2 नंबर प्रश्न आपसे बोला है मेटरनिक युग जो है ना क्या है। देखिए यार, जो क्वेश्चन नंबर आपसे ना यहाँ पर क्या बोला है, 2 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए इसका प्रॉपर जो उत्तर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, उत्तर होगा कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक काल के इतिहासकारों ने मेटरनिक युग कहा है। क्योंकि इस जो है ना इस में यूरोपीय राजनीति पर मेटरनिक द्वारा छाया हुआ था। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, वाक पटुता एवं जो है ना कूट नीति चातुल, ठीक है ना प्यारे बच्चों, चातुल के कारण यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों का जो है ना एक बन सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपसे ना क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 1948 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों जो है ना क्रांति के क्या कारण थे। तो उत्तर होगा लुई फिलिप एक जो है ना उत्तरावादी उदारवादी शासक था, किंतु बहुत ही जो है ना महत्वाकांक्षी था। उसने का अपने विचारों को खुश करने के लिए जो है ना स्वनिम उसके बाद मध्यवर्गीय नीति का जो है ना अवलोकन करते हुए 1900 जो है ना 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। खोजो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, जो किसी भी प्रकार की वैधांतिक, सामाजिक एवं जो है ना आर्थिक सुधारों का विरोध था। उसके शासन काल में भूखमरी, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई और जनता असंतोष व्याप्त होने लगा। फलता लोगों ने 1848 को क्रांति कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न बोला है। प्रश्न क्या बोला कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका है। तो उत्तर होगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया के शर्त पर हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शर्त पर हुआ था एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का जो है ना आधिपत्य तथा जो ना हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया को इटली एवं जर्मनी के से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव हुआ। दोनों राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी जो है ना विदेशी सहायता ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है। उत्तर होगा 1804 से 1815 तक की काल यूरोप के इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन विश्व इतिहास का एक जो ना महानतम सोना नायक और विजेता था। उसने अनेक युद्धों का संचालन किया। इटली, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी के बड़े भूभागों को अपने साम्राज्य में मिलाया और संपूर्ण यूरोप को जो ना प्रभाव क्षेत्र में ला दिया। नेपोलियन ने फ्रांस के सम्मान में चरम सीमा पर पहुंचाकर राष्ट्र
के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। तो ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन 6 नंबर बोला इटली के एकीकरण के जो है ना बाधों के तत्वों का वर्णन करें। क्या बाधा था? तो उत्तर होगा इटली के एकीकरण में भौगोलिक समस्याएं सबसे बड़ी थी। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का विदेशी प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप तथा उसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया इटली की स्वतंत्रता का एक प्रमुख शत्रु था। रोम का राज्य इटली के मध्य में स्थित था। यहाँ जो ना जहाँ पोप का प्रभाव था, पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर ना हो कि शासकों के नेतृत्व में। ठीक है, तो देखो उसके बाद होगा राजनीतिक विषमताएं आर्थिक कारणों से और जो ना और भी उग्र हो गई, क्योंकि दक्षिणी इटली विकसित और ग्रामीण तथा जो ना इटली जो ना अर्ध यौगिक था। तो ये प्रॉपर उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा 6 का। चलिए प्यारे बच्चों 6 के बाद हम लोग ना 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न की फ्रांस की लुई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर होगा कि चार्ल्स 10 के प्रांतकारी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देख लीजिए प्रांतकाली जो है ना प्रांतकारी, उसके बाद शासन का अंत हो गया। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है युबो वंश। ठीक है ना, युबो वंश के स्थान पर जो है ना आलेयस, ठीक है ना, आलेयस वंश को सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने जो ना उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन में सत्ता हासिल की, अतः उसने जो है ना उन्हें तरजीह दिया। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 8 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। तो प्रॉपर उत्तर देखिए, उत्तर होगा कि प्रजा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रजा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ में ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को समाप्त कर प्रजा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के जो है ना एकीकरण के सपने को साकार करना था। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बिस्मार्क को अनेक आंतरिक तथा बाह्य कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रजा को सेना का पुनर्गठन हेतु आवश्यक धनराशि को जुटाने के क्रम में उसे जो ना प्रतिनिधित्व सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा। तो इतना ही प्रॉपर उत्तर आप प्यारे बच्चों यहाँ तक लिख सकते हो। अगर थोड़ा ये मान लो 5 नंबर में पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा और लिखना है। तो लिखना है क्या कि अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। उसने जो है ना अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। प्रजा को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाकर उसने कूटनीति का जो ना सहाग लेते हुए पहले रूस, फ्रांस, इटली से मित्रता कर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो ना स्थिति बना दी कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रजा का युद्ध हो तो कोई भी पड़ोसी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया की सहायता ना कर सके। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधों के तत्वों को बताए। तो उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण में रुई बाधाएं थी, जिसमें मुख्य रूप से निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिक्रियावादी शासन, जर्मनी को पिछड़ी हुई जो ना राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों में एकता का अभाव, जर्मन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा तथा ऑस्ट्रेलिया तथा प्रजा की जो ना आपसी शत्रुता, ये सारा आपका प्रॉपर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें ना प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स का सारा प्रश्न आप अगर इस क्लास को कर लोगे ना प्यारे बच्चों, तो एक भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 40 में 40 सही करोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर है, गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर होगा कि गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की जो ना सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन जो ना रियासतों की अधिकांश जो ना जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी को समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। उसके बाद लिखना प्यारे बच्चों इतना ही, ऐसे लिख सकते हो। 2 मार्क्स में पूछे, अगर 5 मार्क्स में पूछता तो लिखना आगे कि दक्षिणी इटली के जीते गए
गए क्षेत्रों में बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को ऐसा जो है ना सौंप दिया, वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रश्न की विलियम देख लीजिएगा, विलियम पहला के बगैर जर्मनी का जो है ना एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव है। असंभव कैसे था? तो चलिए उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि विलियम वन जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक है तथा उसे जो है ना बिना हटाए उसे बिना जर्मनी के एकीकरण उसके बिना संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रेलिया से मुक्त पाने के लिए उसे युद्ध में जो ना डराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रताप की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरुद्ध के बाद भी जो ना विलियम ने सैन्य बचत पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ना 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न की पूंजीवादी क्या है? तो देखिए पूंजीवादी एक आर्थिक जो ना व्यवस्था है जिसमें उत्पादन का जो ना लक्ष्य आर्थिक मुनाफा कमाना होता है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का कब्जा होता है जिसके कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोला है? क्वेश्चन है 13 नंबर की खूनी रविवार क्या है? तो देखिए उत्तर होगा 9 फरवरी 1905 को इस जो है ना 9 फरवरी 1905 को रूस की भूखी जनता रोटी दो के नारे के साथ जो है ना नारे लगाते के साथ जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर बढ़ रही थी। तो वहाँ की जार की सेना ने उन पर क्या क्या गोलियां बरसाई। हजारों लोग मारे गए। उस दिन क्या था? रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो उत्तर होगा क्रांति एक छोटे से समय अंतराल के परिणाम स्वरूप नहीं होती है अपितु उसके पीछे लंबे समय से चल आ रहे आधारभूत मौलिक कारण होते हैं। रूसी क्रांति के मुख्य कारण निम्न में से हो सकते हैं। पहला होगा कि रूस के शासक जार यानी कि नीलक संस्था के पक्षपाती थे। वे जो है ना देवी अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आगे क्या प्रॉपर उत्तर होगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो आप लोगों को लिखना है ना ध्यानपूर्वक देखिए। इसी में लिखना है कि जार प्यारे बच्चों एलेक्जेंडर प्रथम और निकोलस प्रथम ने प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीतियों को अपनाया। इससे जो है ना जनता जो है ना क्या हुआ? व्यस्त हो चुकी थी। उसके बाद ना देखिए दूसरा पॉइंट में लिखना है औद्योगिक दौड़ के रूप में यूरोप के प्रमुख राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे था। ये रूसी अभी जो है ना अभी तक कृषि प्रधान अंश था, किंतु कृषि देश होते हुए भी किसानों की स्थिति जो है ना अत्यंत दयनीय थी। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि जो है ना साम्यवादी एक नई नीति एवं जो ना सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? तो उत्तर होगा मजदूरों को पूंजीवादी के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे जो ना जैसे कार के घंटे वेतन, जो मजदूरों को मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना हुई। तो आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। 16 नंबर है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच समझौता कैसे है? उत्तर होगा कि लेनिन एक जो ना कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि जो ना तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना था। एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया को टकराव संभव नहीं है। जैसे
जैसा ट्रॉट्स्की चाहता था। उसके बाद ये ना प्यारे बच्चों 2 मार्क्स में पूछे तो इतना ही लिखना है, अगर 5 नंबर में पूछे तो आगे बढ़ना है। इसीलिए 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों को से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना ही इस नीति का लक्ष्य था। किसानों को अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। जमीन पर किसानों का ठग कायम रहने दिया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित मात्रा में आमंत्रित की गई। ट्रेड यूनियन को अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की पराजय से ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? तो उत्तर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। युद्ध में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक और संतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझे रहे। परंतु युद्ध में रूसी सेना चारों तरफ हार गई। सेनाओं के पास ना अच्छे हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध में प्यारे बच्चों की युद्ध में मध्य में जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। फलस्वरूप दरबार खाली हो गया। जार की अनुपस्थिति में जरीना और उसका यथा अधिक गुरु रासपुतिन यानी कि पादरी चेका निरिक पट्टम व्यक्ति को पदयंत्र करने का मौका मिला, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, सारा क्वेश्चन भी दिया है। 18 नंबर की मजदूर अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए अक्टूबर क्रांति सीधे पूछा ना जाता है। उत्तर होगा कि लेनिन ने बल का प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने साथ दिया। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया और इस प्रकार रूस की महानवंबर, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, अब शासन की बागडोर लेनिन अपने हाथों में ले ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 19 नंबर की साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? उत्तर होगा जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य कर लेता है, आधिपत्य कर लेता है ना, तो साम्राज्यवाद कहलाता है। और वे कमजोर राष्ट्र उस शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेशक कहलाता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों दूसरे अर्थों में अगर कहें तो इतना ही वैसे उत्तर होगा। दूसरे अर्थों में अगर हम लोग लिखना चाहें, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो वह साम्राज्यवाद भी कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है 20 नंबर, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर होगा सर्वहारा का वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर तथा आम गरीब लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है 21 नंबर, शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है। तो उत्तर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं समाजवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर के वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 22 नंबर प्रश्न बोला है कि हुआ हुआ आंदोलन क्या था। तो देखिए उत्तर होगा हुआ हुआ एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 में हुई तथा इसके नेता कौन थे, प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, हुइच, ठीक है ना, हुइच फू सो था। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 23 नंबर है, हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रचार का वर्णन करें। उत्तर होगा फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रचार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ पादरी भी था, ठीक है, पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगा। 1747 के बाद फ्रांस जो है ना, फ्रांस नाम में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में जो है ना उसकी पकड़ कमजोर थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ हो गया। इससे जो है ना फ्रांस को अपने सैन्य शक्ति के प्रयोग का जो ना बहाना मिला। उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 में जो है ना 1862 में अन्नाम को संधि के लिए जो ना बाध्य किया। इसी प्रकार 1963 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1833 में जो ना तौकीन पर अधिकार कर लिया। अतः जो ना 12 क्या है प्यारे बच्चों, 20वीं सदी की शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस नियंत्रक आ गया। तो ये प्रॉपर आपका 23 का उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो देखिए हिंद चीन के अंतर्गत आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा मयोत्तर तथा चीन को जो ना छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में जो ना म्यांमार क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, प्रश्न है 25 नंबर कि हो चिन मी की राजनीति उपलब्धियों का वर्णन करें। तो देखिए प्यारे बच्चों ये ना 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर होगा कि हो मी चिन वियतनाम में साम्यवादी विचारधारा का प्रचारक था। 1925 में जो ना उसने जो प्यारे बच्चों वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया था। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए क्रांतिकारियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को इकट्ठा करके कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसे वियतनाम कांग सोन देगा, ठीक है, कांग सोन देगा के नाम से भी जाना गया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से देश को उबारने का काफ़ी जो ना प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना की पराजय पर जो है ना 2 दिसंबर 1945 ईस्वी को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम स्थापना की। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर जो बोला है कि जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। तो उत्तर होगा जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ था प्यारे बच्चों। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में एक समझौता मई 1954 में फ्रांस, कंबोडिया, लाओस एवं वियतनाम के मध्य इंडो चाइना में युद्ध की समाप्ति तथा फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए हुआ, जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के द्वारा लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र प्राप्त मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि माइली गांव की जो ना माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर होगा माइली गांव की घटना दक्षिणी वियतनाम में 6 मार्च 1968 को हुई थी। इस व्यापक जनसंहार में अमेरिकी सेना की एक टुकड़ों ने 300 से 400 निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोग थे। वियतनाम युद्ध के दौरान दक्षिणी वियतनाम के सन माई या सन तीह जिले में हुई इस नरसंहार में अमेरिकी सेना ने निहत्थे लोगों पर जो है ना लोगों को मारा, पीटा और जो है ना यौन उत्पीड़न किया। तो ये सारा प्रॉपर उत्तर होगा। यहीं तक आपका 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बट अगर 5 मार्क्स में पूछता तो आगे लिखना है।
इस घटना के पश्चात 26 अमेरिकी सैनिक को इसके लिए जो ना आरोपित किया गया, जिसमें सिर्फ एक अपराधी ठहराया गया। 1969 में इस जनसंहार की जो ना जानकारों जन सम्मान को होने पर वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध जो ना व्यापकता प्राप्त की। तो ये प्रॉपर होगा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला है 28 नंबर कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना के 3 जो है ना उद्देश्यों को लिखे। तो उत्तर होगा कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों के द्वारा उपनिवेश स्थान के 3 उद्देश्य इस प्रकार है। पहला होगा डच एवं जो है ना ब्रिटिश प्यारे बच्चों कंपनियों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण हेतु कच्चे माल प्राप्ति करने के लिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखना है विस्तृत बाजार में अपने द्वारा उत्पादित सामान को बेचने के लिए। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 29 नंबर की हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दे। उत्तर होगा वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास में जो ना हो मी ची का अमूर्त योगदान है। वे छात्र जीवन से ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अतः 1917 में पेरिस साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया गया तथा 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर जो ना वियतनाम सांग डेन यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ये राजनीति में उग्र विचारधारा के समर्थक थे। अतः जब 1954 में इस जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को बांट दिया गया तो उत्तरी वियतनाम में जो ना हो ची मिन्ह सरकार बनी। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और प्रश्न बोला है हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में वर्णन करें। उत्तर होगा कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया और सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैनिकों कर उसे जो है ना क्षतिग्रस्त कर चुका था, किंतु वियतनामी उसे जो ना तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर वापस आना पड़ा। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न की प्यारे बच्चों हुनी, ठीक है ना, देख लीजिएगा हुइना फूसो कौन थे। तो देखिए हुइना फूसो लाओस आंदोलन के संस्थापक थे। वे गरीबों के मददगार थे और व्यर्थ खर्च के खिलाफ उनके नप देशों का लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की लॉरेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा बढ़ती हुई क्रांति घटनाओं एवं असंतोष को बचाने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी लॉरेट जो ना एक लॉरेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी में लॉरेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये प्रॉपर था उत्तर। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्राप्त करना था। गांधी जी इस यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 33 नंबर और प्रश्न बोला कि गांधी इरविन
पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता। दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दोनों में से एक ही क्वेश्चन कोई भी पूछे तो उत्तर होगा एक ही, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए जो ना बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डल्विन दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डल्विन के बीच संपन्न हुआ था, इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वे द्वितीय गोल मंच सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए थे। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे है प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, कि चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। तो देखिए चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नीले घोड़े द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20% जो है हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि प्यारे बच्चों क्या तो जितना भी आपका खेत है उसमें से ना लगभग 1% ही छोड़ दिया जाए, नहीं तो पूरा का पूरा हिस्सा में 3 हिस्सा में करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद देखिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की जो है ना उर्वरता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उर्वरता कम हो जाती थी, उसे जो ना उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने दक्षिण चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः जो ना झुकना भी पड़ा था। तो ये प्रॉपर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 35 नंबर, कि जो ना जटरा जगत के बारे में आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के जो है ना उराव ने 1914 से 1918 के बीच जो है ना विद्रोह किया, जिसका जनता जो ना जटरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था, जिसमें परमेश्वरवाद पर बल तथा मांस मंदिर और जो ना आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई थी। तो ये होगा प्रॉपर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर होगा ना 20वीं शताब्दी के जो ना आरंभिक काल में भारत में साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत जो ना प्यारे बच्चों देखिएगा व्यर्थ कलकत्ता कानपुर लाहौर मद्रास आदि जगहों पर जो ना साम्यवादी जो ना संभावनाएं बननी शुरू हो गई। इसके माध्यम से किसानों एवं मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना 1920 में कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसका उद्देश्य जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों को सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। उत्तर होगा महात्मा गांधी का विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से उसके सहयोग की अपेक्षा थी। उसके बाद देखिए दूसरा लिखना है पॉइंट में, इसके अनुसार यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो ब्रिटिश शासन जो ना बहुत लंबे समय तक बल नहीं पाएगा और स्वराज की स्थापना जो है ना हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखना है, भारतीयों को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक जो ना असहयोग आंदोलन का जो ना आह्वान भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 38 नंबर। प्रश्न बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें। तो उत्तर लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित प्रकार के होंगे। तो पहला लिखना है इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। दूसरा लिखना है इस आंदोलन में सामाजिक विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। उसके बाद लिखना है तीसरा पॉइंट में इस आंदोलन
में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा पॉइंट लिखना है, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को जो ना प्रभावित किया। पांचवा पॉइंट लिखना है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए नए तरीके का इस्तेमाल हुआ जो पूर्व आंदोलन में जो ना अनुपस्थित था। उसके बाद छठा पॉइंट में लिखना है, इस आंदोलन में श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। उसके बाद है प्यारे बच्चों सातवां पॉइंट, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समानता के आधार पर जो ना बात की। तो चलिए ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना 39 नंबर प्रश्न बोला है प्यारे बच्चों, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस परिस्थितियों में हुई थी। तो उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ना शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। इस समय एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाई गई प्रेस जो ना अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुई इल्बर्ट बिल का यूरोपियों द्वारा संगठित विरोध में जो ना प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रीयवादियों को संगठित होने के पर्याप्त कारण दिए। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है। तो उत्तर होगा भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों से किसान अधिक जो ना ट्रस्ट हो गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कृषक वर्ग ने कई विद्रोह और आंदोलन किए। बिहार में किसानों को सुसंगठित करने और कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से 1922 से 1923 में किसान सभा का स्थापना शाह मोहम्मद जुबैर ने की। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की जो ना औपचारिक स्थापना की। 1900 और 1929 में जो ना स्वामी जी का जो ना अध्यक्षता में ही प्राप्तीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसकी गतिविधियां व्यापक हो गई। किसान आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से जमींदार वर्ग ने हिंसात्मक कार्रवाई कर किसान सभा को भंग करके आतंक कायम करना शुरू किया, परंतु जमींदारी प्रणाली की समाप्ति तक किसान आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 41 नंबर बोला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मार्च 1923 में की। स्वराज दल का जो ना मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे परंतु इनके राष्ट्र थोड़ा अलग थे। ये भारत के में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सारी परंपराओं का अंत करना चाहते थे। ये लोग 1919 में सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत चाहते थे। इसकी नीति की जो ना नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर जो ना पद याग का सत्भाग भी लेना था। तो चलिए 41 नंबर का ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए 42 नंबर बोला कि बुर्जुआ, ठीक है ना प्यारे बच्चों, बुर्जुआ शब्द को जो ना परिभाषित करें। तो उत्तर होगा रूस में पूंजीपतियों का एक वर्ग जो ना बुर्जुआजी कहलाता है। यह वर्ग उत्पादन के साधनों और जो ना व्यापार पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करता है। समाजवादी इस वर्ग को बुर्जुआ यानी कि शोषक वर्ग भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे जो क्वेश्चन बोला है 43 नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य जो ना उद्योग कौन कौन से थे। तो उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में वस्त्र, धातु, चीनी तथा चमड़ा आदि भारत के प्रमुख उद्योग थे। सूती वस्त्र के उद्योग
में के क्षेत्र में भारतीय जो ना उपमहाद्वीप विश्व में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्षेत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 44 नंबर प्रश्न बोला है कि निरूप ठीक है ना बच्चों, निरोधीकरण से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा ब्रिटिश काल में व्यापार की गलत नीतियों के कारण भारत में घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए तथा बड़े बड़े शहर गांव में जो है ना तब्दील हो गए। इस घटना को जो है ना साहित्यकारों ने निरोधीकरण संज्ञा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? प्रश्न की औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य हैं? तो चलिए उत्तर होगा औद्योगिकरण आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार को भारतीय वित्त से संशोधित प्रयत्नों के लिए क्षेत्रों का पता लगाना था जिसे सरकार सहायता कर सके। तो चलिए इसके बाद उत्तर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर प्रश्न बोला 1919 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद रूजवेल्ट इस मंदी से निपटने के लिए क्या नीति अपनाए? तो चलिए उत्तर होगा 1919 में की गई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई। फलतः अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो ना ध्वस्त होने लगी एवं कारखानों में ताले लटक गए, बेरोजगारी बढ़ गई तथा इसका प्रभाव कृषि एवं अन्य स्रोतों पर भी देखा गया। इस मंदी के परिणामों से निपटने हेतु फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नई व्यवस्था लागू की जिसे न्यू डील भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 47 नंबर प्रश्न की औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा औद्योगिकरण उस क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा ना होकर मशीन के द्वारा होता है, जिसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतः औद्योगिकरण को सामाजिक एवं जो है आर्थिक व्यवस्था का यांत्रिकरण कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या है कि उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया? उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर जो है ना क्या प्रतिक्रिया है? तो चलिए देखिए उत्तर होगा कि औद्योगिकरण ने फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिसे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। मजदूर अपनी छोटी छोटी जगहों से जो ना बेकार हो गए, रोजगार के लिए फैक्ट्रियों में आने लगे तथा संगठित होने लगे। एक तरफ मजदूर का शोषण बढ़ा तो दूसरी तरफ उन वर्ग की चेतना का विकास भी। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। प्रश्न बोला कि सलम से आप क्या समझते हैं? सलम से आप क्या समझते हैं? इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो उत्तर होगा औद्योगिकरण ने सलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूरी शहरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी रहने को जो है ना मदद है। आगे चलकर उत्पादन के उचित विवरण के लिए आंदोलन शुरुआत किए। चूंकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्हें अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्लास वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों 50 नंबर कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब और क्यों पारित हुआ? तो उत्तर होगा मजदूरों की लगातार मांगों तथा मजदूरों की स्थिति में आवश्यक सुधार लाने के लिए जो ना उद्देश्य ने सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। इस कानून के तहत कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी की दरें तथा तय की गई। इस कानून को प्रथम जो ना पर्याय योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला तथा दूसरी योजना में मजदूरों को सिर्फ जो ना गुजारा पर पारिश्रमिक ना देकर उचित मजदूरी की बात की गई। मजदूर की जो ना कुशलता
कुशलता बनी रहे, इस बात पर ध्यान रखा गया और बोनस उद्योग नियुक्ति हुई। तो ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास का वायरल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको 50 करा दिया है और प्यारे बच्चों इसमें और भी ज़्यादा प्रश्न है। हम लोग इसको ना 2 से 3 क्लास और करेंगे तो समाप्त होगा और सारा प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें सारा का सारा यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ना चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्यारे बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया जाकर के, नहीं तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस पर आप लोग क्या करेंगे हाई सर क्लास 10 लिख करके भेजेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग ना ये ज्वाइन कर लेंगे। 696 98 095 पर आप लोग मैसेज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।